गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर चल रहा था हिस्ट्री का फ्रेंच रेवोल्यूशन उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि जो सर्कमडेंसेस आ रहे थे जो फ्रांस में, ठीक है, वहाँ के जो किंग लुइस थे उनके साथ में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी उन्हें, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो सोसाइटी थी उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया आपने ये भी देखा। उसके बाद जो थर्ड स्टेट थी वो किस तरह से ओवरकम हुई, किस तरह से वो निकल के आई, जिसकी वजह से पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करना पड़ा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं। जब ये कंडीशन बन गई थी, थर्ड स्टेट ने अपना अलग जो असेंबली क्रिएट की थी, ठीक है, उससे क्या, उसका जो ओवरकम था उससे क्या निकल के आया, हमारी नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली जो कि कंप्लीट हुई, एक ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि 1791 में, यानी कि उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को एक ड्राफ्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाया, ठीक है, नेशनल असेंबली ने, जिसमें कि सारे मेंबर्स इलेक्ट हुए थे जो हमने बताया था तीनों स्टेट्स के। ठीक है, इसका मेनली ऑब्जेक्ट क्या था, ये इसका मेन एम क्या था। इसका मेन एम जो था वो था जो हमारे मोनार्च यानी कि किंग जो हैं उनकी पावर्स को लिमिटेशन करना। ठीक है, उनकी पावर्स का लिमिटेशन करना। ठीक है, तो ये चीज थी इसमें। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सब लोग जो थे मोनार्च के या किंग के, जो भी पॉलिसीज थी, ठीक है, जो भी टैक्सेस वगैरह वो अलाउ कर रहे थे उसमें, ठीक है, अप्लाई कर रहे थे, उन चीज़ों से थोड़ा सा परेशान थे। इस वजह से रेवोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा था, और जिसके रिजल्ट में जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, ठीक है, 1791 में। ओके, उसके बाद अब इसमें क्या किया गया, इसमें जो था वो किया गया पावर्स को सेपरेट, यानी कि जो पावर्स थी उनको अलग अलग कर दिया। पहले क्या थी, पावर पावर केवल एक थी, किसके पास होती थी, वो मोनार्च के पास, किंग के पास। अब इसके बाद कंडीशन ये बनी कि उनकी पावर्स को डिवाइड कर दिया गया, किसमें, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीन चीजों में इसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, आपको बुक में एक ग्राफ देखने को मिलेगा, पूरा बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब जो नेशनल असेंबली बनी थी, ठीक है, उसका मेन क्या था, तो उसका जो पावर थी नेशनल असेंबली, उसका था मेन काम टू मेक लॉज। ठीक है, उसका काम क्या था, टू मेक लॉज, यानी लॉज को बनाना। ठीक है, उसके बाद इलेक्शंस जो रहते थे वहां पे वो इनडायरेक्टली बाय द एक्टिव सिटीजन। अब एक्टिव सिटीजन की बात करें, एक्टिव सिटीजन क्या होते थे, तो एक्टिव सिटीजन जो होते थे ऐसे लोग, ठीक है, जो कि 3 दिन के एक लेबर की, ठीक है, वेजेस यानी कि उसकी तनख्वाह है, उसकी जो मजदूरी है, ठीक है, उस मजदूरी उसके बराबर का टैक्स पे करते थे। ठीक है, ऐसे मैन, ठीक है, ऐसे मैन जो कि एक लेबर की 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते हैं और 25 की एज के ऊपर के हैं, वो होते थे एक्टिव सिटीजन। ठीक है, एक्टिव सिटीजन्स। तो इसमें इलेक्शंस जो होते थे वो इनडायरेक्टली किसके द्वारा होते थे, एक्टिव सिटीजन्स के। इसमें बाकी हर सिटीजन्स को पार्ट लेने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, तो वही हमने अभी जो बताया, इसमें जो टैक्स पेयर्स थे मेनली, ठीक है, उनको ही इस चीज में पार्ट लेने का मौका दिया जाता था। अब ये देख, इसमें एक चीज देखने लायक है कि इसमें केवल मेंस की बात हो रही है, यहाँ पे कहीं पर भी वुमेन्स का जिक्र, कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये जो थे पहले एक्टिव सिटीजन्स थे, दूसरे थे पैसिव सिटीजन्स, जिसमें कि बाकी जो बचे हुए लोग थे एक्टिव सिटीजन्स को हटा के वो आते थे पैसिव सिटीजन्स में। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद अब बात आई डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ हमारा, उसके बाद बात हुई किस चीज की, राइट्स की, यानी कि अधिकारों की। अधिकारों में भी देखो, इसमें हम बता रहे हैं आपको एक चीज बताई, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। यहाँ पे भी केवल मैन की बात हो रही है, वुमेन का कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिटीजन्स। उसके बाद तो फर्स्ट पेज जो था इसमें ये जो राइट्स की बात की गई थी, तो जिसमें जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये सारे इसके राइट्स दिए थे, फर्स्ट पेज पे ही दिए थे। ठीक है, तो ये सारे जो थे वो सारे नेचुरल और इनएलिएबल राइट्स थे। ठीक है, दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। ठीक है, ये सारे जो राइट्स थे वो इंसान के जन्म के साथ ही उसको मिल जाते थे और इसको कोई छीन नहीं सकता था। ठीक है, नेचुरल राइट्स थे उसके लिए। अब इसमें एक चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी, इसमें पूरी तरह से मेंस की बात हो रही है।
ठीक है, जिसकी वजह से अब इसमें जो वुमेन्स की कंडीशंस है, ठीक है, उनके राइट्स, उनके जो अधिकार हैं, या जो भी उनकी वेलफेयर की जो काम है, ठीक है, इसमें इस चीज का कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा है, केवल मेंस की बात हो रही है। मेंस में भी किसकी, जो टैक्स पे करते हैं, केवल उन सिटीजन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, रेवोल्यूशन को बढ़ाने में आगे अपना तरह से योगदान देंगी या इफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई, ये कैसे ड्राफ्ट आया, उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें थी, ठीक है, मेनली, और उसके बाद इसमें कौन कौन से सिटीजन्स पार्ट ले सकते थे, उनकी क्या एलिजिबिलिटी थी, उसके बाद इसमें कौन कौन से राइट्स जो फर्स्ट पेज पे दिए थे वो क्या क्या थे, उनको आपको डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कंडीशंस ऑफ वुमेन्स, ठीक है, वुमेन्स की क्या कंडीशन रही उस कंडीशन में, क्योंकि अभी इसमें हमने आपको बताया कि केवल मेंस की बात हो रही थी, वुमेन्स की बात नहीं हो रही थी। ठीक है, तो आगे की वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि इसमें आगे वुमेन्स की क्या कंडीशन रही, उसके बाद इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हिस्सा रहा। ठीक है, तो पहले इसको आप इतना कंप्लीट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।